और राज्यसभा की कार्यवाही का आज 13वां दिन हंगामे की भेंट चढ़ता हुआ नजर आया और विपक्ष के हो हंगामे के चलते आज लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। दोनों ही सदनों की कार्यवाही लेजिस्लेटिव बिजनेस जो विधायी कार्य होते हैं और सियासी बहस के लिहाज से बहुत अहम मानी जाती है, क्योंकि सत्र का यह चरण जिसे मिड फेज माना जा सकता है, जिसमें आमतौर पर सरकार की तरफ से यह कोशिश रहती है कि विधेयकों को जल्द ही पारित कराकर अगले सेशन की तैयारी की जाए। लेकिन ऑपोजिशन पार्टीज के सांसदों की तरफ से सरकार को घेरने की मुहिम आज भी नजर आई और यही वजह है कि अब तक संसद में कामकाज बहुत कम नजर आया। यानी कि संसद के दोनों सदनों से इस सेशन में केवल 3 बिल पास हुए, लेकिन अब भी कई ऐसे विधेयक हैं जिन्हें पेश कर पास करवाने की कोशिश सरकार की जा रही है और यही वजह है कि सरकार की एक कोशिश कि जल्द से गतिरोध को दूर कर विधेयकों का रास्ता साफ किया जाए। और इसी कड़ी में आज केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने लोकसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात की। जानकारी यह है कि तीनों के बीच ये मुलाकात करीब 50 मिनट तक चली, जिसके बाद किरण रिजिजू ने अमित शाह से भी मुलाकात की। कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी और ये समाजवादी पार्टी, ये तीनों पार्टी भगवान राम का विरोधी है। तीनों ने हमेशा भगवान राम को विरोध किया है, भगवान राम का अपमान किया है। और जब राम मंदिर बन रहे थे तब भी काला पट्टी बांध करके इन्होंने राम मंदिर का विरोध किया, लेकिन यहाँ संसद परिसर में आकर के इन्होंने नाटक जो किया उससे हम लोग दुखी हैं। अध्यक्ष महोदय जी, मैं चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी, समाजवादी और कम्युनिस्ट पार्टी देश से माफी मांगे और भगवान राम को जो उन्होंने अपमान किया उसका भी माफी मांगना चाहिए। हालांकि विपक्ष अब भी अपनी कई मांगों पर अड़ा है और सवाल यह भी उठा कि आखिर संसद में शांति के साथ कब पूरे दिन का कामकाज देखने को मिलेगा। आपको पता है कि मॉनसून सत्र की शुरुआत 20 जुलाई से हुई और यह सत्र 13 अगस्त तक चलेगा। इन 25 दिनों में कुल मिलाकर 19 बैठकें तय थी, जिसमें से आज 13वीं बैठक हुई, लेकिन कामकाज फिर भी कम रहा। अब बिल के लिहाज से मॉनसून सत्र अहम रहा क्योंकि कई बिल लिस्टेड हैं, लेकिन सिर्फ बिल ही रहे जिसे सदन के दोनों सदनों में मंजूरी मिल चुकी है। कितने? गिने चुने 3। अब इसमें कौन कौन सा शामिल है? एक तो एंटी पेपर लीक बिल, वंदे मातरम बिल और सुप्रीम कोर्ट में जजेस की संख्या बढ़ाने वाला बिल। इसके अलावा जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 भी दोनों सदनों में पास हो चुका है। यह लोकसभा से 31 जुलाई को पारित हुआ था। लेकिन अब भी ऐसे कई बिल हैं जो कि कतार में हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 और बैंकर्स बुक्स एविडेंस बिल 2026। इन दोनों विधेयकों को 3 अगस्त 2026 को लोकसभा में पेश किया जा चुका है, लेकिन पास होने का ये बिल अभी इंतजार कर रहे हैं। इसके अलावा टैक्सेशन एंड अदर लॉज जैसे कि अमेंडमेंट बिल 2026, इसको भी लोकसभा में 4 अगस्त को पेश किया गया और बिना चर्चा के महज 3 मिनट में यह बिल पास भी करा लिया गया। आज का जो विषय है वो भी रिफॉर्म से संबंधित है, जिसको हम जुडिशियल रिफॉर्म के नाम से जानते हैं। न्यायपालिका के बढ़ते कार्यभार, न्यायिक विषयों के बदलते प्रकृति व उभरते कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल इंटरप्रिटेशन के नए सवालों को ध्यान में रखकर माननीय सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाना एक समय की मांग और समयानुकूल सुधार भी है, जिसमें संवैधानिक पीठों के अधिक गठन की आवश्यकता भी एक प्रमुख पहलू है। जब इस संबंध में हम बारीकी से विचार करने पर हायर जुडिशरी यथा सुप्रीम कोर्ट में स्ट्रक्चरल शिफ्ट को अपनाकर कम से कम एक स्थायी संवैधानिक पीठ यानी एटलीस्ट 1 परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की स्थापना के साथ साथ 2 या 3 डेडिकेटेड 3 जजेस बेंच का गठन करने की आवश्यकता महसूस की गई। Relating to evidence with respect to bankers' books and to align it with contemporary digital banking practices and for the matters connected therewith or incidental thereto be taken into consideration.
हालांकि किरण रिजिजू की आज कांग्रेस के साथ हुई मीटिंग पर एक जरूरी विधेयक पर और चर्चा की गई, जिसके बारे में डिटेल में जानना जरूरी है। संसदीय कार्य मंत्री ने राहुल गांधी से परिसीमन विधेयक पर चर्चा करते हुए उनका इस पर रुख जानने की कोशिश की, यानी कि डीलिमिटेशन बिल। अब सरकार की कोशिश यह है कि वो परिसीमन विधेयक और विमेन रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर काम बगैर गतिरोध के आगे बढ़ाए, और इसी कड़ी में रिजिजू की आज की बैठक को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आज दिन भर हलचल बढ़ी रही कि स्पेशल सेशन को बुलाया जाए ताकि परिसीमन बिल की राह आसान हो सके, लेकिन शाम को सरकार की तरफ से इसे खारिज कर दिया गया। यानी एक बात तो तय है कि मॉनसून सत्र का कोई भी स्पेशल सेशन नहीं लाया जाएगा। परिसीमन और लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी कि संविधान में अमेंडमेंट की जरूरत होगी, जिसके लिए दोनों ही सदनों में 2/3 स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत होती है। अब 3 तरीके के बिल हैं जिसमें इसकी जरूरत पड़ेगी। वो कौन कौन से हैं? एक तो जैसे कि संविधान 131वां संशोधन विधेयक 2026। इस बिल के पास होने से लोकसभा में मौजूदा 543 सीटों से बढ़कर सीटों की संख्या 850 से ज्यादा हो जाएगी, जिसमें राज्यों से 815 और केंद्र शासित प्रदेशों में 35 सीटें हो सकती हैं। इसके अलावा परिसीमन संशोधन विधेयक 2026 को लाया जा सकता है। इसके जरिए परिसीमन के लिए, डीलिमिटेशन के लिए जनसंख्या की परिभाषा में यानी कि डेफिनेशन ऑफ पॉपुलेशन में बदलाव किया जाएगा, ताकि जो 2011 की जनगणना है उसको आधार बनाया जा सके। और तीसरा क्या है? केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2026। अब यह विधेयक पुडुचेरी, दिल्ली, जम्मू कश्मीर के कानूनों में संशोधन करता है ताकि परिसीमन और महिला आरक्षण बिल को लागू किया जा सके अमेंडमेंट के साथ। अब रिजिजू की तरफ से संकेत दिया गया कि सरकार न केवल कांग्रेस बल्कि समाजवादी पार्टी, डीएमके और दूसरे कई क्षेत्रीय दलों से भी बातचीत जारी रखेगी, ताकि जो सपोर्ट है उसको जुटाया जा सके। अब दूसरी तरफ कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल का कहना है कि पार्टी का परिसीमन पर रुख पहले जैसा ही साफ है। वो इस मुद्दे पर इंडी ब्लॉक और दूसरे विपक्षी दलों के साथ चर्चा करने के बाद ही कोई अंतिम फैसला लेंगे। For discussing delimitation things, what is the idea of opposition? These are the things he spoke to us, because some rumors are telling he spoke about delimitation, and then we suggested that we will come back. Nothing is there. Our stand is very clear. Whatever stand we took in the last parliamentary session, it is still we are on that stand. There is no change on that. Opposition stand is very clear that he cannot make confusions. His parliamentary affairs minister making confusion that informal wordings are happening, throwing out. Understood? No, this is totally what they want. What is the stand of the opposition? Whether the opposition stand has changed or not? Our stand is very clear. Our stand is not changed at all. देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 82 है 82, उसके तहत हर नई जनगणना के बाद यानी कि हर नए सेंसस के बाद कॉन्स्टिट्यूएंसीज का नए सिरे से सीमांकन होता है और फिर सीटों की संख्या की रीस्ट्रक्चरिंग की जाती है। अब इसका असल मकसद है जनसंख्या के अनुपात में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को तय करना है। अब इसका महिला आरक्षण कानून से जुड़ाव भी समझते हैं, जिस संशोधन की बात सरकार कर रही है। साल 2023 था जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित हुआ। अब इसमें शर्त शामिल थी कि 33% महिला आरक्षण जो अगली जनगणना होगी और परिसीमन है उसकी प्रक्रिया पूरी होने के बाद लागू होगी। ऐसे में 2029 के लोकसभा चुनावों से इसे लागू करने के लिए सरकार को जल्द से जल्द नए डीलिमिटेशन फ्रेमवर्क को कानून का रूप देना कंपलसरी है, ये तभी हो पाएगा। अब यही वजह है कि विपक्ष लगातार ये मांग कर रहा है कि लोकसभा की 543 सीटों में जो एट प्रेजेंट की संख्या है उसी में महिला आरक्षण को लागू कर दिया जाए, जो 33% वाला है। लेकिन सरकार का तर्क है कि पहले परिसीमन लागू होगा, डीलिमिटेशन यानी कि जनसंख्या के अनुरूप जो रिप्रेजेंटेशन है, यानी सीटों की संख्या बढ़ेगी और उस पर यह महिला आरक्षण लागू होना चाहिए 33% का। हालांकि परिसीमन बिल को पास करवाना जितनी बड़ी चुनौती है, उतनी ही बड़ी चुनौती परिसीमन को राज्यों के हिसाब से लागू करने की है, खास तौर पर नॉर्थ इंडिया के राज्यों में, क्योंकि जनसंख्या बढ़ोतरी ज्यादा रही है।
अब इसमें शामिल राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश का नंबर इसमें काफी आगे रहता है। अब केवल जनसंख्या आधारित परिसीमन से उत्तर भारत की सीटें काफी बढ़ जाएंगी। अब आ जाते हैं जरा साउथ इंडिया में, यानी कि जैसे तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, इसको नुकसान हो सकता है ऐसा विपक्ष का कहना है। साउथ के जो राज्य हैं उनका तर्क ये है कि उन्होंने फैमिली प्लानिंग को सफलतापूर्वक लागू किया, इसीलिए पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में उनकी हिस्सेदारी को घटाना उनके साथ नाइंसाफी जैसा होगा। अब संसद में दक्षिणी राज्यों की आवाज कमजोर होने से इंडियन फेडरलिज्म के बैलेंस पर असर पड़ सकता है, जिससे फाइनेंशियल एलोकेशन और जो नीतिगत फैसले हैं उसमें नॉर्थ इंडिया का दबदबा ज्यादा बढ़ जाएगा। हालांकि इस पर एक्सपर्ट्स की भी अपनी राय है और उनका मानना है कि सिर्फ प्योर पॉपुलेशन को आधार ना मानकर डेवलपमेंट पैरामीटर्स को ज्यादा तवज्जो दी जाए तो बात बन सकती है। अब क्योंकि ये एक बहुत सेंसिटिव सब्जेक्ट भी है जिस पर ज्यादा जल्दबाजी करने की बजाय एक ऑल पार्टी कमेटी बनाई जाए जो कि क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए एक नया फॉर्मूला दे सकती है। बहरहाल इस बिल के कई फायदे हैं तो कई राज्यों और पार्टियों को इसमें अपना नुकसान भी साफ साफ देखने को मिलता है, लेकिन सरकार इससे पहले भी डीलिमिटेशन को लेकर सदन में अपना पक्ष रख चुकी है और इस बार भी मॉनसून सत्र में सरकार की ये कोशिश है कि डीलिमिटेशन बिल को पारित कराया जाए, जिसमें नंबर गेम सरकार पूरी तरीके से कोशिश में है कि वो नंबर गेम उनके पक्ष में हो, लेकिन 2/3 का जो क्लॉज है क्या वो चुनौती बनेगा या सरकार डीलिमिटेशन बिल को पारित करा लेगी, ये मॉनसून सत्र के दौरान देखने को मिलेगा।